नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को डराने, सताने, परेशान करने का असर अक्सर उल्टा पड़ जाता है और कुछ ऐसी ही राजनीति मोदी और शाह की हम देखते हैं। असर उल्टा पड़ रहा है। अब इन दोनों ने जिस तरह से अपने सहयोगी दलों को तोड़ा या फिर परेशान किया या फिर सरकार गिरा दी या फिर विरोधियों को जेल भेज दिया, इसका एक बेहद निगेटिव इम्पैक्ट मुल्क की सियासत पर पड़ा है। और सच कहूं तो ये जो डराने की राजनीति है, ये जो डराने की सियासत है मोदी और शाह की, ये बहुत महंगी पड़ने जा रही है, बहुत महंगी पड़ने जा रही है 2024 में। और इसी खेल से आज तथ्यों के साथ पर्दा उठाने जा रहा हूं। अब इससे पहले कि मैं बड़े खुलासे की तरफ आऊँ, बड़े खबर की तरफ आऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक तस्वीर देखिए। और ये तस्वीर है भूपत भयानी। और ये जो भूपत साहब हैं, ये केजरीवाल के साथ उठ बैठ रहे थे। केजरीवाल साहब ने इनको टिकट दिया, ये चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी से, चुनाव जीत गए। लेकिन 48 घंटे के अंदर चाणक्य का फ़ोन आ गया इनके पास और प्रेशर होने लगा कि आप भाजपा में आइए। और इन्होंने मन बना लिया, मोदी जी की तारीफ़ करने लगे। बहरहाल दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी और भूपत साहब जो हैं इनको मना लिया गया फौरी तौर पे। लेकिन फिर अगले 12 घंटों में फिर एक नई खिचड़ी पकी और उसके बाद और भी 3 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। 5 में से 3 विधायक, उमेश मकवाना ये साहब हैं, ये बोटाद से हैं, जीते हैं चुनाव। हेमंत खाबा हैं और हेमंत साहब जो हैं वो जामजोधपुर से आम आदमी पार्टी से जीते हैं। और ये सुधीर वघानी। अब ये जो 3 विधायक हैं इनको टारगेट किया जा रहा है। ये सही बात है कि इनके बीजेपी में कनेक्शन रहे हैं, लेकिन भाजपा के चाणक्य चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करिए, विधानसभा में बैठने ही ना दीजिए। बहरहाल ये ऑपरेशन जो आप है या ऑपरेशन लोटस है, फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका असर आपको फिर मिलेगा। और यही फितरत है चाणक्य की कि एक बार साथ देते हैं और फिर उसके बाद पर कतर देते हैं। अब दोस्तों, बीजेपी ये तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी फले फूले और कांग्रेस को कमज़ोर करे, राजस्थान में जाकर कमज़ोर करे, पंजाब में कमज़ोर कर ही दिया है, हरियाणा में जाए कमज़ोर करे, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी लड़े। लेकिन अमित शाह हो या मोदी हो, ये नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो पौधा है वो गुजरात में पड़ा हो, इसीलिए जड़ में मट्ठा डालने की तैयारी है। लेकिन ये बात तो विरोधियों की रही। अब जरा साथियों का हाल आप देख लीजिए कि बीजेपी यानी ये जो गुजरात लॉबी है, ये जो मोदी और शाह हैं, ये अपने साथियों के साथ क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, जिनके साथ सरकार बनाते हैं, जिनकी छाया में बड़े होते हैं, उन पेड़ों के साथ इन्होंने क्या किया। पहले एक बड़ा पेड़ देखिए पंजाब का, अकाली दल, सुखबीर बादल साथ लिया, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन में ही इस्तीफा हो गया और अकाली दल हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। और आज सुखबीर बादल कहीं और देख रहे हैं, अकाली दल में अकाल पड़ गया। शिवसेना ने ही आप कह सकते हैं कि बीजेपी को जगह दी थी, या यूं कहें किराए का मकान महाराष्ट्र में दिया था। लेकिन किराए का मकान तो छोड़िए, हवेली पे कब्जा हो गया, पार्टी तोड़ दी, शिंदे साहब आ गए साथ में। और आज आप हालत देख रहे हैं उद्धव ठाकरे क्या है। अगर बस चले तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ ही लड़ जाए। तो बहरहाल ये शिवसेना का हाल है, उद्धव ठाकरे का आपने हाल देखा। और फिर जनता दल यू, अब इनके बारे में क्या बताएं। इनके साथ जो धोखा हुआ, इनका तो पूरा ऑपरेशन ही होने जा रहा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहारी हैं, राजनीति समझते हैं, भाप गए अमित शाह को, अलग हो गए, तेजस्वी के साथ हाथ मिला लिया। वरना नीतीश कुमार का वही हाल होता जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हुआ था। और खुद सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इसके ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग अब हट गए, कह दिया कि इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। अब ये जो ऑपरेशन लोटस है या ऑपरेशन ब्लैकमेल है या ऑपरेशन ईडी है, आईटी है, जो भी कह लीजिए आप, जो डराने की जो सियासत है,
उसका हश्र, उसका जो हाल है, उसका जो नतीजा है वो ये है कि आज बीजेपी के पास कोई बड़ा साथी नहीं, कोई बड़ा साझेदार नहीं है राजनीति में, कोई बड़ी पार्टी नहीं है। अकाली दल चले गए, शिवसेना चली गई, जदयू चली गई, कौन बचे हैं? ये साहब बचे हैं, रामदास अठावले, या फिर ये अनुप्रिया पटेल बची हैं जिनके 1-2 सांसद हैं, या फिर ये संजय निषाद। ये साथी हैं मोदी जी के आज की तारीख में। किसी के पास 1 सांसद है, किसी के पास 2, जिनकी ज़मीन नहीं है। इस तरह के लोग लेके चल रहे हैं। बड़ी पार्टियां सब की सब जुदा हो चुकी हैं और यही मोदी जी की सबसे कमज़ोर कड़ी है। पहले साथ मिलाना और फिर बीच रास्ते में जाके किसी दोराहे पे लाके छोड़ देना। लेकिन ये जो सियासत है, इसके नतीजे उल्टे होने वाले हैं और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर एक कहावत है मेरठ साइड में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अब इस मुहावरे को मैं अपने इस वीडियो में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री हैं, इस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मोदी जी और अमित शाह की जो सियासत के बारे में, कि आज इन दोनों के साथ गुजरात लॉबी के साथ कोई भी देश की पार्टी आने को तैयार नहीं। पार्टी न्यूट्रल होना चाहती है, फिर भी आने को तैयार नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ पार्टियां हैं जो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, लेकिन डर के मारे हाथ नहीं बढ़ाते मोदी जी की तरफ, और कुछ पार्टी हैं जो पूरी तरह से अगेंस्ट हैं, विरोध में हैं, और उसमें वो ज़्यादा विरोध में हैं जो कभी इनके साथ थी। मिसाल के तौर पर जो न्यूट्रल पार्टीज हैं, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हैं, साथ नहीं आना चाहते लेकिन तटस्थ हैं, अगेंस्ट भी नहीं है। फिर जगन मोहन रेड्डी का बस चले तो मोदी जी के अगेंस्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि वो ज़मानत पर हैं मुख्यमंत्री, इस वजह से थोड़ा सा वो दबे हुए हैं, तटस्थ हैं। मायावती, बीजेपी, कम से कम अमित शाह इनके साथ जाना नहीं चाहती, तटस्थ हैं, न साथ में हैं न विरोध में, आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, अगर आप लंबी फेरिस्त देख रहे हैं इस पूरे ग्राफिक्स में, ये सब के सब अगेंस्ट में हैं। और यही मोदी जी के जो आंकड़ा है 2024 का, उसको ये पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। यही जो विरोधी सूची है जिसमें ममता बनर्जी हैं, नीतीश हैं, तेजस्वी हैं, हेमंत सोरेन हैं, केसीआर हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश हैं, जयंत चौधरी हैं, सुखबीर बादल हैं, केजरीवाल हैं, और न जाने कौन कौन, जो भी है सब इनके मुखालिफ है। और इसीलिए अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर सब साथ आ गए एक ही घाट पर, तो चाहे जितना बड़ा बब्बर शेर हो, उसको फिर दरिया में डूबना ही डूबना है। यानी बीजेपी, अगर सब साथ आ जाएं तो बीजेपी जीत नहीं सकती 2024। सुनिए नीतीश कुमार को, सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश कुमार यूं ही नहीं बोल रहे हैं। ममता बनर्जी से बात हो चुकी है, अखिलेश यादव से वो मिलने गए थे, उनसे भी बात हो चुकी है, राहुल गांधी से मीटिंग हुई है, शरद पवार के साथ मीटिंग हुई है, और तमाम जो समाजवादी पार्टियां हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हो रही है। केजरीवाल आप कह सकते हैं अभी शायद तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो फार्मूला है नीतीश कुमार का, इसको समझने की ज़रूरत है। और फार्मूला ये है कि सब एक साथ आएँ, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरअसल वो जानते हैं नीतीश कुमार कि मोदी जी के साथ कोई है ही नहीं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप ये पॉलिटिकल मैप देखिए, हिंदुस्तान का राजनीतिक मानचित्र देखिए आप देश का, इस वक्त मौजूदा ताज़ा मानचित्र। और इस मानचित्र में आपको दिखेगा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश सिर्फ 2 स्टेट हैं, मेजॉरिटी बिग स्टेट्स, जहां पर बहुमत है भाजपा के पास। वरना हरियाणा में वो कहीं ना कहीं चौटाला की बैसाखी पर सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने दरअसल कांग्रेस की सरकार गिराई थी, और कर्नाटक में भी सरकार गिराई थी, तब बीजेपी आई है। महाराष्ट्र में भी सरकार, अपने साथी के ही पीठ पे खंजर मार के भाजपा ने वहाँ सरकार बनाई है। तो सरकार अगर देखें आप, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात में है। उत्तराखंड को आप गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते। हिमाचल में सरकार चली गई, बिहार में चली गई, झारखंड में भी सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सपने देखते रह गई। और नॉर्थ ईस्ट में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा जाता है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, कि जिसकी दिल्ली में सरकार होती है
3/4 सरकारें नॉर्थ ईस्ट में उसी की होती है। तो मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये जो गणित आपको दिखाई, ये जो हिसाब किताब मैंने दिया आपको, या जो मानचित्र दिखाया, इसका एक ही लब्बो-लुआब है कि मोदी जी कहीं ना कहीं 50-60 सीटों का नुकसान हो रहा है। ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 303 से नीचे कहां आएंगे। और आपने देखा एमसीडी और आपने हिमाचल का हाल देखा, बीजेपी किस तरह हारी है, और बाकी बाई इलेक्शंस भी आपने देखे कि किस तरह बीजेपी हार दर हार बीजेपी के खाते में चढ़ रही है। तो अगर 50-60 सीटों का नुकसान होता है, अगर बीजेपी हम यूं कहें 225 माफ़ कीजिएगा 225 से 235 के बीच में आती है, तो फिर वो 40-50 सीटों की भरपाई कौन करेगा? हो सकता है 220 पे आ जाए, हो सकता है 215 पे आ जाए। जितना भी बेहतर प्रदर्शन कर ले, 272 ये जो मैजिक मार्क है, इससे नीचे ही रहेगी। और फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन उनके साथ आना चाहेगा? और इसी का इशारा नीतीश बाबू दे रहे हैं। पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। अब दोस्तों चलते चलते ये 3 तस्वीर और देख लीजिए। पहली तस्वीर शरद पवार साहब की है, दूसरी तस्वीर सीताराम येचुरी साहब की है, और तीसरी तस्वीर के चंद्रशेखर राव साहब की है। इन तीनों लोगों की कई दौर में बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने तो बाकायदा केसीआर को तेलंगाना में समर्थन दिया पहली बार, जिसकी वजह से बीजेपी बाई इलेक्शन वहाँ हार गई। ये जो तीनों लोग हैं, नीतीश से भी जुड़े हुए हैं, ममता बनर्जी से भी जुड़े हैं, अखिलेश यादव से भी जुड़े हैं, और उद्धव उनके साथ हैं। इनकी कोशिश है कि एक मेन फ्रंट वाकई बने, लेकिन हरी झंडी भारत जोड़ो यात्रा के आगे चल रहे राहुल गांधी से चाहिए। और राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद जब वो सारा असेसमेंट करेंगे, या मई में कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद जो फाइनल असेसमेंट करेंगे राहुल गांधी 2023 में, तब तय होगा कि ये मेन फ्रंट बनने जा रहा है कि नहीं जा रहा। और अगर ये मेन फ्रंट बना, तो मैं एक ही लाइन कहूँगा कि डर की जो सियासत है, वो मोदी और शाह को 2024 में सताने जा रही है। दोस्तों, जहाँ से वीडियो शुरू किया था मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ जो बर्ताव इस वक्त गुजरात में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो फिर एक बार ये जो भय की जो राजनीति है, उससे देश रूबरू हो रहा है। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो विधायक हैं, इनको अरविंद केजरीवाल मना लें, लेकिन एक बात तय है कि जो फितरत है इस वक्त, जो हुकूमत की जो फितरत है, जो पैंतरे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें आपातकाल की याद दिलाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं, सीताराम येचुरी भी कह रहे हैं कि कोई भी आने को मोदी जी के साथ तैयार नहीं है। मोदी जी की कश्ती में कोई बैठने को तैयार नहीं है। लोग तैर के पार हो जाएंगे, लोग डूब जाना चाहते हैं दरिया में, कश्ती में बैठना नहीं चाहते। ये सियासत है खौफ की, ये सियासत है डर की, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो ये आज का वीडियो था, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को जिस तरह से अब डेवलपमेंट होगी, क्योंकि गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका है, अब कर्नाटक पे फोकस होगा, और मुझे लगता है कि जो आने वाला साल है, इसके रंग को समझना, इसके रंग को देखना और उस रंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रंग 2024 की हार और जीत की इबारत लिखेंगे। तो आज का वीडियो है, अपने कमेंट्स, अपने आइडियाज़ ज़रूर भेजिए, कोशिश करूँगा, पढ़ूँगा, जवाब दूँगा और उनसे सीखूँगा भी। बहरहाल एक चीज़ और कि इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक बात पहुँचे ये जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप ही की आवाज़ है, आपके हिम्मत से चल रही है। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।